अगर Kc की वैल्यू बहुत बड़ी आ जाती है तो ऑलमोस्ट 99.9% सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसी तरीके से अगर Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी आती है तो इसका मतलब ये लिया जाता है कि बहुत ही कम क्वांटिटी जो है वो रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई है और रिएक्शन जो है वो अभी भी बैकवर्ड डायरेक्शन में है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा। ये कल हमने क्लास में आपको सिखाया था। आज आपको इसका सेकंड पॉइंट सिखाते हैं और न्यूमेरिकल सिखाते हैं जिसका नाम है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन ये इसका सेकंड पॉइंट है। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन से क्या मुराद है? किसी भी लम्हे आप ये पता चला सकते हैं कि इस वक्त आपका रिएक्शन कहाँ की तरफ मूव कर रहा है, क्या वो फॉरवर्ड मूव कर रहा है या बैकवर्ड। जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं ये दोनों डायरेक्शन में चलते हैं, फॉरवर्ड भी चलता है और बैकवर्ड भी चलता है। तो किसी भी टाइम टी में यानी किसी भी वक्त में पता चला सकते हैं रिएक्शन फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है। इसका भी पता Kc की वैल्यू से होता है। तो आइए देखते हैं, इसके दो पॉइंट है हमारे पास। फर्स्ट कर लें, इफ कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ Kc is less than the actual value। ये हमारा पहला पॉइंट है कि ये बात फर्स्ट कर लें कि Kc की जो वैल्यू है जो आपने कैलकुलेट करी वो एक्चुअल वैल्यू से क्या है बेटा, कम है। हमारे पास एक रिएक्शन है, फर्जी रिएक्शन A प्लस बी C प्लस डी। इसका जो एक्चुअल Kc है उसकी वैल्यू है 4। फर्स्ट कर लें, आपने कुछ वक्त गुजरा आफ्टर टी इंटरवल ऑफ टाइम, कुछ वक्त गुजरा और आपने इसका Kc कैलकुलेट किया। ये आप Kc कैलकुलेट कर रहे हैं। Kc कैसे कैलकुलेट करते हैं? C ऊपर D ऊपर यानी प्रोडक्ट ऊपर, A और D यानी रिएक्टेंट कहाँ आते हैं? नीचे आते हैं। प्रोडक्ट ऊपर आता है और रिएक्टेंट नीचे आता है। आपने इसका Kc कैलकुलेट करा और वो आया 3। ये है 3 कैलकुलेट। तो ये वैल्यू बेटा छोटी आ रही है, ये वैल्यू जो एक्चुअल है वो बड़ी। अब 3 को अगर 4 तक जाना है तो आप खुद आगे फैसला करें कि क्या 3 को 4 तक जाने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा या पीछे आना पड़ेगा। चैट में जवाब देना है आपने जल्दी से, शाबाश। कि अगर आपको 3 से 4 तक जाना है तो आगे बढ़ना पड़ेगा यानी फॉरवर्ड होना पड़ेगा या बैकवर्ड होना पड़ेगा। जल्दी से बताएं मेरे, शाबाश। चैट में जवाब का वेट कर रहा हूँ। वेरी गुड, शाबाश। हर बच्चे का एक ही जवाब आ रहा है और ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और वो जवाब है फॉरवर्ड। तो बच्चों क्या यहाँ से हमें जवाब मिला कि अगर आपकी वैल्यू जो आप कैलकुलेट कर रहे हो Kc की वो एक्चुअल वैल्यू के मुकाबले में छोटी आ रही है तो याद रखें रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टू अचीव इक्विलिब्रियम स्टेज। तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा ताकि वो इक्विलिब्रियम स्टेज को हासिल कर सके। बच्चों क्लास के अंदर ये बात कई दफ़ा बोली गई है कि प्लीज़ आप अपने नाम से एंटर हो। कल भी जब ये क्लास हो रही थी तो मोटो G6 के नाम से बच्चा ऐड हुआ था। तो बेटा कल भी अटेंडेंस नहीं मार्क हो सकी। अभी मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। मोटो G6 आप अपना नाम जो है वो जल्दी से यहाँ पे शो कर दें, अदरवाइज आप वेटिंग रूम में जाएंगे। मोटो G6 क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा 2 मिनट के बाद। आपको वेटिंग रूम में नहीं बल्कि रिमूव कर दिया जाएगा।
जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं वो ये मुझे बता दें आपको पहला पॉइंट क्लियर हो गया या अब इसके दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहे हैं? सब बच्चे ओके कर दें, पहला पॉइंट क्लियर है कि अगर Kc की वैल्यू छोटी आती है एक्चुअल वैल्यू के मुकाबले में तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाकर केमिकल इक्विलिब्रियम हासिल करेगा। इसी तरह इसका सेकंड पॉइंट ये हो सकता है इफ वैल्यू ऑफ कैलकुलेटेड वैल्यू of Kc is greater than the actual value of Kc। जी, अब जो बात आपसे की जा रही है वो ये की जा रही है कि अगर Kc की वैल्यू जो आप कैलकुलेट करते हैं वो बड़ी आ जाए और एक्चुअल वैल्यू जो हो वो छोटी। तो फर्ज कर लेते हैं हमारे पास एक रिएक्शन मौजूद है A प्लस बी सी प्लस डी। इसका जो एक्चुअल Kc है उसकी वैल्यू 4 है। फिर आपने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहिए तो आपने आफ्टर टी इंटरवल ऑफ टाइम यानी कुछ वक्त गुजरने के बाद आपने इसका Kc निकाला। तो बच्चों C आएगा ऊपर, D आएगा ऊपर, नीचे आएगा A और आएगा B। जो आपने Kc निकाला तो आया 5। तो बच्चों ये वैल्यू एक्चुअल के मुकाबले में बड़ी है। अब आप मुझे सब बच्चे चैट में बताएंगे जल्दी से कि अगर आपको 5 से 4 तक जाना है तो रिएक्शन कहाँ की तरफ मूव करेगा? तो इसका जवाब बच्चों ने पहले ही देना शुरू कर दिया, वेरी गुड। रिएक्शन कहाँ की तरफ मूव करेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो बच्चों क्या होगा? रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन to achieve equilibrium stage। बच्चों ये हमारे 2 पॉइंट हो गए, दोनों पॉइंट काफ़ी खास थे। दोनों पॉइंट्स मैं दोहरा देता हूँ ताकि बहुत आसानी से आप इसको ध्यान में बिठा सकें। फिर हम न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। जी बच्चों, पहला पॉइंट ये है कि अगर आपकी वैल्यू जो आपने Kc की कैलकुलेट करी है वो एक्चुअल के मुकाबले में छोटी आएगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगा, और अगर आपने वैल्यू कैलकुलेट करी है वो एक्चुअल के मुकाबले में बड़ी आ रही है तो फिर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। इस बात को समझने के लिए और बेहतर अंदाज से देखने के लिए हम इसका न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, और ये न्यूमेरिकल पेपर में भी डिस्कस हो चुका है और ये बुक में मौजूद है। 2 एग्जाम्पल्स हैं, एक मेरे जिम्मे जाएगी, एक आपके जिम्मे जाएगी। नतीजे के अंदर मामला बेस्ट होगा। देखिए सवाल आपके सामने मैं रख देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4 है ये और पेज नंबर 175 पर ये, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 है, पेज नंबर 175। अच्छा, ये सवाल बिल्कुल सीधे सीधे से हैं, इनमें कोई टेबल नहीं बनता जैसे हम इक्विलिब्रियम का टेबल बनाते हैं, कोई टेबल नहीं होता। डायरेक्ट इसमें कंसंट्रेशन दी जाती है, उस कंसंट्रेशन को Kc का फॉर्मूला बना के पुट करके सॉल्व करना होता है, बस डायरेक्शन का अंदाजा लगा के। तो ये 2 सवाल आते हैं, एग्जाम्पल 4 के नाम से, एग्जाम्पल 5 के नाम से। 4 मैं ट्राई कर देता हूँ, सॉल्व हुआ हुआ है आपके सामने। 5 आपने ट्राई करना है, ये भी सॉल्व हुआ हुआ है, आप आंसर टैली कर लीजिएगा। पेज नंबर है 175, पेज नंबर 175। सवाल पढ़ देता हूँ ताकि फिर आपको डेटा बना के दे सकूँ। The Kc for the dissociation of hydrogen iodide। हाइड्रोजन आयोडाइड जो है जब वो ब्रेक होता है उसका Kc निकाला गया है। 356 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर हाइड्रोजन आयोडाइड ब्रेक होता है और उसका Kc निकाला गया है 1.3 10⁻²। ये इसका एक्चुअल Kc, एक्चुअल। If there are 0.5 moles per dm³ of hydrogen, ये हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन दी गई है। मोल पर dm³ का मतलब कंसंट्रेशन। 1.5 मोल पर dm³ आयोडीन, आयोडीन की कंसंट्रेशन दी गई है। एंड 5 मोल्स पर dm³ हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन दी गई है। प्रिडिक्ट, अंदाजा लगाइए, पेशेंट को कीजिए या बताइए द डायरेक्शन इन विच द रिएक्शन मूव्स सो एज टू अचीव द इक्विलिब्रियम। रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा कि वो केमिकल इक्विलिब्रियम हासिल कर ले।
बच्चों 0.5 हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन, 1.5 आयोडीन की कंसंट्रेशन, 5 बेटा हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन और Kc की वैल्यू ये वाली गिवन है। ठीक है बच्चों, सवाल समझ में आ गया। आइए इसका सलूशन देखते हैं जो बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। तो बच्चों ये है एग्जाम्पल नंबर 4 और पेज नंबर 175। इसके अंदर एक इक्वेशन दी है इन्होंने 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड, साथ में H2 और I2। हाइड्रोजन आयोडाइड के इन्होंने क्या दिए बेटा, कंसंट्रेशन दी है जिसकी वैल्यू है 5 मोल्स पर डीएम। इसके अलावा हाइड्रोजन की बेटा इन्होंने कंसंट्रेशन दी है, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन दी है 0.5 मोल्स पर डीएम। इसके अलावा आयोडीन यानी I2 की कंसंट्रेशन दी गई है और वो वैल्यू दी गई है 1.5 मोल पर डीएम। इसके अलावा Kc की एक वैल्यू यहाँ गिवन की गई है और वो वैल्यू है 1.3 10⁻⁻²। इस वैल्यू को अगर हम सादा करके लिखना चाहें तो ये नंबर इस तरह करके बन सकता है 0.013। ये नंबर आप भी अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर से बना सकते हैं, बहुत आसान है। मैंने पावर खत्म कर दी बस। ये -2 का मतलब होता है डेसिमल आपने उल्टे हाथ में 2 प्लेस लेके जाना है, 1 और दूसरे प्लेस के लिए मैंने 0 लगा दिया तो ये 0.013। 0.013 के जरिए आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, वरना हो सकता है शायद पावर से समझ में इतना अच्छा ना आए। वरना बाल बच्चों की मैथ्स बहुत अच्छी होती है, वो पावर से भी समझ लेते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। हमें क्या करना है, प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन करना है, प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन करना है। सब बच्चे मुझे यहाँ तक ओके करें, ये यहाँ तक आपको क्लियर है। अब इसका सोल्यूशन दिखाते हैं जो बहुत ज़्यादा आसान है। सब बच्चों को क्लियर है माशाल्लाह से। क्लास के अंदर काफ़ी सारे बच्चे मौजूद हैं लेकिन रिप्लाई बहुत कम बच्चों के आते हैं। सब बच्चों के रिप्लाई आ जाए करें तो बहुत अच्छी बात है, इससे ज़रा फ़ायदा हो जाता है। रिप्लाई कर दिया करें। अच्छा जी, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन में कोई ख़ास बात नहीं होगी। सोल्यूशन के अंदर आपने Kc का फॉर्मूला लिखना है और Kc का फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा आप अच्छी तरह जानते हैं। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर आएगी और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे आ जाएगी, लेकिन HI के साथ 2 लिखा हुआ था और ये 2 उसकी क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा। जैसा कि आपको पता है जो कोफिशिएंट होते हैं इक्वेशन में, जो कोफिशिएंट होते हैं वो पावर में कन्वर्ट हो जाते हैं मेरे बच्चों। अब हम इसमें कैलकुलेटर के जरिए वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं और H2 की वैल्यू है हमारे पास 0.5, I2 की वैल्यू है 1.5 और HI की वैल्यू है 5 का स्क्वायर। ठीक है, 0.5, 1.5 और इसके बाद 5 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट विल बी द आंसर, इसका जवाब क्या होगा। अच्छा जी, 0.5 को मल्टीप्लाई करते हैं 1.5 से, जो जवाब आया उसको डिवाइड कर देते हैं 25 से, तो ये नंबर आया 0.03। ये जवाब आया। ठीक है, हाँ बिल्कुल बेटा। हबीबा आपने ऊपर का जवाब बिल्कुल सही बताया। मैंने ऊपर के जवाब को डायरेक्ट नीचे के नंबर से डिवाइड कर दिया। ठीक है बेटा, डायरेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, आपने जो Kc निकाला वो 0.03, यानी हमने जो Kc निकाला वो 0.03 है, लेकिन एक्चुअल Kc वो ये है। अब दोनों में कंपेयर कर लें, आपको थोड़ी समझ में आ जाएगा। ये असल में 0.03 है और ये जो नंबर आ रहा है इसमें 13 लिखा है। ये नंबर 13 है। असल में आप ये 0 से ना काउंट करें तो ये 13 है और ये जो नंबर है ये 3 नहीं है, बल्कि इसके आगे भी सिफर, ये नंबर इससे बड़ा है, इसके आगे भी एक 0 है बेटा। ये नंबर असल में 30 है। तो ये जो वैल्यू आपकी आ रही है ये वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के मुकाबले में कैसे आ रही है, बड़ी आ रही है। वैल्यू समझ में है बेटा, ये वैल्यू इस वैल्यू के मुकाबले में बड़ी है। अगर ये वैल्यू इस वैल्यू के मुकाबले में बड़ी है, बताएं रिएक्शन कहाँ जाएगा। जल्दी से चैट में बताना है आपने, शाबाश, वेरी गुड।
रिएक्शन जाएगा, शाबाश वेरी गुड, एक रिप्लाई आया। और भी रिप्लाई चाहिए हमें जल्दी से। अगर एक्चुअल वैल्यू, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के मुकाबले में बड़ी आ जाए तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? शाबाश बच्चों, जवाब दुरुस्त दे रहे हैं हमारे प्यारे बच्चे, और जवाब है रिएक्शन जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो बच्चों इसका जवाब हमें वर्डिंग में लिखना है, ये वैल्यू बड़ी है याद रखिएगा। सिंस द कैलकुलेटेड value of Kc is greater than the actual value of Kc, so reaction will move in backward direction या reverse direction, जो लिखना चाहिए। तो बेटा इस सवाल को आप एक मरतबा खुद भी ट्राई कर सकते हैं, और ट्राई करने के लिए आपने एग्जाम्पल नंबर 5 को घर पे जाकर सॉल्व करना है। ठीक है, अब हमारे पास इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक रह गया और उसके साथ ये चैप्टर एंड हो जाएगा। और उस टॉपिक का नाम है ली शटलियर प्रिंसिपल। ली शटलियर जो है बेटा, ये लास्ट टॉपिक है, इसका आपको इंट्रोडक्शन और स्टेटमेंट आज समझा देते हैं। कल इंशाल्लाह इसके ऊपर काफ़ी सारी बातचीत होगी और काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म की बातचीत होगी इंशाल्लाह ताला, उम्मीद है। ठीक है, आपको आज ली शटलियर प्रिंसिपल की स्टेटमेंट हम समझा कर लेक्चर एंड कर देंगे। तो आइए देखते हैं द लास्ट टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है ली शटलियर प्रिंसिपल। इसको ली चैटलियर भी अक्सर लोग पढ़ते हैं, कि ली चैटलियर नहीं पढ़ा जाता, ली शटलियर पढ़ा जाता है। सी एच जो होता है वो शीन का साउंड देता है, शीन का। ली शटलियर प्रिंसिपल चैप्टर नंबर 3 में भी मैंने आपको जेम्स शेडविक बताया था, याद करें, मतलब जेम्स चैडविक लोग पढ़ते हैं उसको, जेम्स शेडविक नाम है असल। तो बच्चों ली शटलियर प्रिंसिपल क्या है? ली शटलियर साहब ने बहुत ज़्यादा मुताला करा, बहुत सारा उन्होंने रिवर्सिबल रिएक्शन पे गौर फिक्र किया मामला, और उनको ये बात समझ में आई कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन के केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देती हैं। और उनमें क्या क्या चीज़ होती है? कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट की क्वांटिटी या प्रोडक्ट की क्वांटिटी को अगर आप कम ज़्यादा कर देंगे और केमिकल इक्विलिब्रियम है तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके अलावा प्रेशर के बढ़ाने से या कम करने से केमिकल इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट आता है। टेम्परेचर के बढ़ाने और कम करने से केमिकल इक्विलिब्रियम पे असर आता है। इसके अलावा कैटलिस्ट। तो ये तमाम वो फैक्टर हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के केमिकल इक्विलिब्रियम को क्या करते हैं? डिस्टर्ब करते हैं। तो ली शटलियर साहब ने स्टडी करा और बताया कि अगर आपने केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करा किसी भी चीज़ के ज़रिए से, तो वो बेटा रिएक्शन दोबारा अपने आप को एडजस्ट करेगा, और एडजस्ट करने के लिए वो या तो फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा और दोबारा से केमिकल इक्विलिब्रियम हासिल करेगा। ठीक है, ये रोज़मर्रा ज़िंदगी की मिसालें हैं। जैसे मिसाल के तौर पे जब हम बेटा पानी के अंदर स्विमिंग करते हैं, तैराकी करते हैं, तो पानी को हटाते हैं, दूर करते हैं पानी के मॉलिक्यूल को, लेकिन जैसे ही हम हटाते हैं पानी के मॉलिक्यूल दोबारा जिस तरह हम हटाते हैं उसी तरह आगे दोबारा से रीगेन कर लेते हैं, जोड़ जाते हैं। हम उन्हें बेटा इस डायरेक्शन में हटाते हैं और वो अपोजिट डायरेक्शन में आकर, जिस डायरेक्शन में हम हटाते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में आकर रीजॉइन कर लेते हैं। तो ली शटलियर साहब ने क्या कहा कि अगर केमिकल इक्विलिब्रियम आपने डिस्टर्ब करा तो नतीजे में वो रिएक्शन अपने आप को रीएडजस्ट करेगा फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाकर, और दोबारा से केमिकल इक्विलिब्रियम हासिल कर लेगा। इसको हम कहते हैं ली शटलियर प्रिंसिपल। क्या आपको ली शटलियर प्रिंसिपल समझ में आया बेटा? So there are some factors which will disturb the chemical equilibrium of a reversible reaction.
सो इसकी स्टेटमेंट क्या है, इफ स्ट्रेन इज अप्लाइड। स्ट्रेन कहते हैं बेटा, ये फिजिक्स के अंदर इस्तेमाल होता है वर्ड। स्ट्रेन का होता है बिगाड़, बिगाड़ पैदा करना। इफ अ स्ट्रेन इज अप्लाइड, if a strain is applied to a system, system से मुराद है reversible reaction at equilibrium stage, at a equilibrium stage, then the system will readjust itself to minimize the effect. This is the statement. अगर किसी सिस्टम पर आपने कोई बिगाड़ अप्लाई किया, सिस्टम को खराब किया, उसका केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया, तो वो रिएक्शन जो होगा, वो सिस्टम जो होगा, वो अपने आप को दोबारा से रीएडजस्ट करेगा और उस इफेक्ट को क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा या अंडू करेगा। अंडू कलर्स आप जानते हैं कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है। अंडू का मतलब है कि अगर आपने कोई चीज़ कर दी है, उसको मिटा दिया है, दोबारा से वापस लाना चाहते हैं तो अंडू कर देते हैं, वो रिवर्स कर देता है उसको। तो नतीजे के अंदर यहाँ भी रिएक्शन अपने आप को फॉरवर्ड या बैकवर्ड में ले जाके इक्विलिब्रियम को दोबारा हासिल करेगा। ठीक है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिस्टर्बेंस आती है? फैक्टर्स अफेक्टिंग द केमिकल इक्विलिब्रियम। कौन से फैक्टर्स हैं जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं, और ये कैसे डिस्टर्ब करते हैं उसके बारे में बातचीत कल होगी। उनके नाम खाली आज आपको बताए जा रहे हैं। चेंज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्वांटिटी होता है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की क्वांटिटी को कम ज्यादा करना। चेंज इन प्रेशर, प्रेशर को कम ज्यादा करना। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को कम ज्यादा करना। और आखिर में है यूज ऑफ अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का इस्तेमाल, यूज ऑफ अ कैटलिस्ट। कल इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर बातचीत होगी। उम्मीद है आपको लेक्चर यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा। मुझे यहाँ तक ओके यस कर दें, यहाँ तक सारी बातें अच्छी तरह से क्लियर हो चुकी है। सब बच्चे मिलकर यस कर दें जल्दी से, शाबाश। यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो चुका है। ओके, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। सारे बच्चे जितने भी, वेरी गुड सारे बच्चे, बस सही है, ठीक है। बच्चों अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं दोबारा इसी टाइम पे और आपको आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, कल जो 4 से 4:30 में आपकी क्लास हो रही होती है कोई? तो बात होती है ना, अच्छा पहले हो गई। क्या कल 4 से 5:30 आपकी कोई क्लास नहीं हो रही? पक्का? कल वेडनेसडे का दिन है। सब बच्चे कंफर्म कर दें सीओटी। मुझे वैसे कुछ एक आध बच्चे ने मजीद भी कंफर्म कर दिया है। अच्छा, असल में सीओटी मिल गया तो इसलिए आपकी टाइमिंग कुछ चेंज हो गई है। तो कल एक काम कर लें कि कल आप मेरी क्लास जो है वो 4 बजे ले लें, ठीक है? 5 बजे क्लास होती है कोई? अच्छा, तो कल आप मेरी क्लास ले लें 4 बजे, जितने बच्चे बैठे हैं, ठीक है? 4 बजे कल मेरी क्लास ले लें और 4 से 4:30 मेरा भी गैप होता है। मैं 4 से 4:30 में आपको कल केमिस्ट्री पढ़ा दूंगा। नतीजे में 4:30 बजे मैं भी फ्री हो जाऊंगा, मेरा भी गैप होता है, ठीक है? सब बच्चे याद रखिएगा, कल 4 से 4:30 मैं आपकी केमिस्ट्री क्लास लूँगा, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। कल 4 से 4:30 याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं।